डॉक्टर विल्सन ने उसकी बात सुनी और विक्टर ने कॉल कट कर दिया। वह बहुत अपसेट हो गई। वो कल शादी करने जा रहा है। उसने कुछ सोचा और फिर अचानक जोर से हंसी। क्रिस्टीन विल्सन का दिल टूट गया था। वह 3 साल से विक्टर के पीछे थी। उसने उसे पाने के लिए अपना सपना बदल दिया। उसका फ्यूचर ब्राइट था। उसके फ्यूचर के बारे में सब कुछ बदल गया क्योंकि उसे प्यार हो गया था। डॉक्टर विल्सन एक पब में गई। उसने बारटेंडर को एक ऑर्डर दिया। बारटेंडर ने उसे मार्टिनी दी। उसने मेजर जनरल विक्टर के साथ अपने एनकाउंटर्स के बारे में सोचा और थोड़ा मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पास बैठा। उसने उसकी तरफ देखा। वह नशे में थी, इसलिए वह उसे क्लियरली नहीं देख सकती थी। ये 20 साल का एक हैंडसम यंग आदमी था। वह बियर पी रहा था। वो लड़का पास में बैठी लड़की को घूरता रहा, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। उसकी आंखें लाल और नम थीं। क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया? उसने पूछा। क्रिस्टीन विल्सन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आदमी ने सांस ली और कहा, बस अभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, मेरे कलीग को किस करते हुए। हम बहुत अच्छे हैं। क्रिस्टीन विल्सन अपनी बात को भी पूरा नहीं कर पाई। अजनबी ने सिंपैथी में उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अपने दुख को भूलने के लिए चलो ड्रिंक करते हैं। उसने अपना ग्लास नीचे रखा। चीयर्स। क्रिस्टीन विल्सन ने अपना ग्लास उसके ग्लास से टकरा दिया। 30 मिनट के बाद दोनों नशे में थे। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था और पब से बाहर निकल गए। नशे में आदमी ने कहा, डियर विल्सन, तुम क्या करती हो? शायद तुम अपने ऑफिस में बहुत पॉपुलर होगी जहां तुम काम करती हो। नशे में क्रिस्टीन विल्सन जोर से हंसी। मैं एक डॉक्टर और मेजर माइक की प्राइवेट असिस्टेंट हूं। उस आदमी ने कहा, मेजर? मिलिट्री की तरह लगता है। तुम बहुत सुंदर और टफ हो, माय डियर विल्सन। क्रिस्टीन विल्सन ने खुश होकर मजाक उड़ाया। उसने प्राउड से सिर हिलाया और कहा, मैं एक पॉइजन की रिसर्चर भी हूं। उस आदमी ने उसे पकड़कर अपने पास किया और कहा, पॉइजन? मुझे डर है कि तुम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाओगी। क्रिस्टीन विल्सन को उसकी क्लोजनेस पसंद आई। उसने उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी रब की और कहा, मुझे चोट नहीं पहुंचेगी। हम जल्द ही एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। हम पॉइजन के साथ एंटीडोट रिलीज करेंगे और हम सबसे पावरफुल नेशन बन जाएंगे। उस आदमी ने उसके लिप्स को किस किया और कहा, बहुत बढ़िया डियर विल्सन, तुम तो हीरोइन बनने वाली हो। डॉक्टर विल्सन ने बेहोशी में उसे वापस किस किया। वह खुश थी कि एक आदमी ने उसे हीरोइन कहा था। वह इतनी खुश थी कि वह इमोशनल हो गई। उसने एक दुखी आवाज में कहा, लेकिन मेरा हीरो कल उस प्रिया से शादी करने वाला है। मैंने उसकी बॉडी में पॉइजन का इंजेक्शन लगाने का अच्छा काम किया है। अगर मैं उसे पॉइजन RO का एंटीडोट नहीं देती हूं तो अच्छा होगा कि वो मर जाएगी। सडनली उसे
बहुत अच्छा लगा और हंसी आ गई। उस आदमी ने उसे पैशनेटली किस किया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने किया या नहीं किया, बस उसके मरने का इंतजार करो, फिर मैं क्लेम करूंगी कि मेरा क्या है, क्रिस्टीन विल्सन ने कॉन्फिडेंटली कहा। इससे पहले मैं तुम पर पहले क्लेम कर लूं। उस आदमी ने फिर से उसे किस किया। डॉक्टर विल्सन हंसी और कहा, ओके बेबी। फिर उसने उसे किस किया। वो दोनों एक 5 स्टार होटल में गए और एक लग्जूरियस रूम में गए, लेकिन उन दोनों के पास अपने आसपास की ब्यूटी की तारीफ करने का टाइम नहीं था। जल्दी उन्होंने अपने कपड़े निकाले और इंटीमेट सेशन किया। आदमी की इंटेंस लव मेकिंग ने क्रिस्टीन विल्सन को पागल कर दिया। उस आदमी ने शावर लिया और फिर फ्रेश कपड़े पहने। उसने उस लड़की को देखा जो सो रही थी। फिर उसने बाहर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। वह नेक्स्ट रूम में गया और डोर नॉक किया। उसने मोर्स कोड का यूज किया। दरवाजा नॉक करने के तुरंत बाद खुल गया था। एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसने रूम में एंटर किया था और कहा, माइकल, सुबह के 3 बज रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। माइकल ने अपने बॉस की तरफ देखा और घबरा कर कहा, बॉस, मुझे उस लोकेशन के बारे में पता चला जहां मैडम है। अजय ने अपने सबऑर्डिनेट को देखा और कहा, फिर से कहो। माइकल ने कहा, मैं पब में डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन से मिला। वो मेजर माइक की प्राइवेट असिस्टेंट डॉक्टर है। क्रिस्टीन विल्सन के अकॉर्डिंग मेजर माइक और मेजर जनरल विक्टर ब्राउन अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मैडम का किडनैप कर लिया है। वह ब्राउन फैमिली के प्राइवेट आइलैंड में है। क्रिस्टीन विल्सन ने कहा कि कल मॉर्निंग में विक्टर मैडम से शादी करने जा रहा है। ये कहते हुए माइकल ने घबराकर अपना चेहरा झुका लिया। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। माइकल की अपने बॉस को देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह नीचे देखने लगा। अजय ने कुछ सेकंड के बाद कहा, अपनी टीम को तैयार करो, मैं राजीव को कॉल करता हूं। उसने अपना सेल फोन लिया। माइकल ने रोका, यहां कुछ और भी है। अजय ने कहा, बोलो। माइकल ने शुरू किया, जनरल विक्टर कुछ तो खतरनाक करने वाला है। उसने RO नामक एक तरह का पॉइजन बनाया है। अजय की आंखें छोटी हो गईं। उसने 4 साल पहले दादू मल्होत्रा से नाम सुना था। उन्होंने ये जहर बनाया था और उनके सबसे अच्छे दोस्त फर्स्ट क्लास जनरल जॉर्ज ब्राउन, विक्टर ब्राउन के दादा के धोखा दिए जाने के बाद दादाजी मल्होत्रा ने एंटीडोट और दूसरे रिसर्च पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी लाइफ बचा के भाग गए। उस समय अजय के पिता प्रकाश जिंदल ने उनकी हेल्प की। माइकल ने आगे कहा, वो पॉइजन फैलाने और दुनिया के लोगों को इससे इफेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। वह दुनिया पर राज करने का प्लान कर रहा है। उन्होंने अभी ही एंटीडोट बनाया है। इसका मतलब कि वो शादी के बाद ऑपरेशन शुरू करने वाला है।
क्रिस्टीन विल्सन पॉइजन RO के रिसर्चर्स में से एक है। उसने कहा कि वो आगे नहीं बोल पाया। अजय ने डेंजरस एक्सप्रेशन दिए। उसने कहा क्या? माइकल को पसीना आ गया और उसने कहा कि उसने मैडम की बॉडी में पॉइजन RO इंजेक्ट किया है। क्या कहा तुमने? अजय बुरी तरह से डर गया। माइकल कांप गया और आगे कहा, उसने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि मैडम मर जाएं। वहां एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, यहां तक कि माइकल अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। अजय ने उसे ठंडा सा ऑर्डर दिया, उस औरत को जाने मत देना, उसे किडनैप कर लो, अपनी फोर्स रेडी करो। उसने और ज्यादा नहीं कहा। माइकल वहां से चला गया। वह अपने रूम में गया और उस औरत की तरफ देखा जो सो रही थी। नफरत से उसका दिल भर गया। उसने अपने बॉस के रूम में लगभग अपनी लाइफ खो दी थी। ये तुम्हारी आखिरी अच्छी नींद की रात है डियर विल्सन। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे टाइम के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपनी टीम को बुलाया और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए। दूसरी तरफ अजय ने अपने सबसे पुराने दोस्त डॉक्टर विशाल मल्होत्रा को कॉल किया। अजय तुम कहां हो? तुमको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। विशाल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। अजय ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि अपने दादाजी को कॉल करो और उन्हें RO के रेडी ट्यूब और 3 ट्यूब एंटीडोट लाने के लिए कहो। तुम मेंशन में जाओ और राजीव तुमको सबसे तेज जेट देगा। विवेक पायलट होगा। अपने दादाजी के पास जाओ, RO और एंटीडोट ले लो और फिर मैंने तुम्हें जो लोकेशन दिया है वहां आ जाओ। समझ गए? विशाल कुछ सेकंड चुप रहा। समझ गया, लेकिन RO क्या है? बाद में बताता हूं। अजय ने फोन रख दिया। उसने अपने छोटे भाई को फोन किया। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, बड़े भाई मैं आपको फोन करने वाला था। उसने एक्साइटमेंट में कहा। राजीव की जासूसी टीम ने मेहता फैमिली और US मिलिट्री के बीच की रिलेशन को पता लगा लिया था। ब्राउन फैमिली ईशा को अपनी फैमिली में एक बार्गेनिंग चिप के रूप में करना चाहता था। उन्होंने कुछ करने की प्लानिंग की थी। अजय ने शांति से सब कुछ सुना जो उसका छोटा भाई कहना चाहता था। फिर उसने कहा, राजीव, विवेक को एक जेट प्लेन रेडी करने के लिए कहो। विशाल जल्दी ही आ जाएगा। विवेक को इंस्ट्रक्शन दो कि वह उसे इटली में मल्होत्रा फॉरेंसिक लैब ले जाए। उसके बाद मैं उसे एक लोकेशन भेजूंगा, उसे वहां जाना है। उनके साथ जय को भेजो। राजीव और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। क्या आपको पता चल गया कि सिस्टर अंजू कहां है? मेरे पास उस आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं आपको सेंड करता हूं। इससे भी इंपॉर्टेंट, विशाल क्यों इटली की फॉरेंसिक लैब में जाएगा? अजय ने बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसे वही सेम पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। मैं अपनी स्पेशल फोर्स ला रहा हूं। राजीव की आंखें बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। यही करना। अजय ने फोन कट कर दिया। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंजलि के टॉर्चर एक्सप्रेशन को इमेजिन किया। उसका दिल टूटते ही वो कांप उठा। मेरा वेट करना अंजलि, मैं आ रहा हूं। उसने एक
वादे की तरह कहा। अजय ने यूएस फर्स्ट क्लास जनरल डेविड को कॉल किया। वह यूएस मिलिट्री में टॉप रैंक पर थे। अजय ने एक नींद भरी लेकिन कमांडिंग आवाज सुनी। हेलो, कौन है? आई एम अजय। बहुत अर्जेंट है, मुझे जल्दी से जल्दी आपसे मिलने की जरूरत है। आवाज अलर्ट लग रही थी। अजय, तुम प्रकाश जिंदल के सबसे बड़े बेटे हो ना? किस बारे में मिलना है? फर्स्ट क्लास जनरल प्रकाश जिंदल का चाइल्डहुड फ्रेंड था। वे बहुत क्लोज थे। जब प्रकाश जिंदल अपनी यंग वाइफ को डेट कर रहे थे तब फर्स्ट क्लास जनरल ने उनकी बहुत हेल्प की। ये जनरल ब्राउन के बारे में है, अजय ने कहा। मैं समझ गया, जूनो में मेरे घर आओ, फर्स्ट क्लास जनरल ने एग्री होकर कहा। 20 मिनट की हेलीकॉप्टर जर्नी के बाद अजय सिटी में पहुंचा। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। बस कल ही मैंने तुम्हारे पिता से बात की थी। मुझे बताओ, तुम जनरल ब्राउन के बारे में क्या बात करना चाहते हो? फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने कहा और वह सोफे पर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मुझे यह जानना होगा कि आप जनरल ब्राउन के बारे में क्या सोचते हैं, अजय ने पूछा और उसने पानी के ग्लास से एक सिप लिया। वो एक अच्छा जनरल है और हर कोई उसकी तारीफ करता है, फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने कहा। अजय कहने से पहले थोड़ा मुस्कुराया। आप पर्सनली उनके बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट क्लास जनरल डेविड कंफ्यूजन में थे। अपने दिमाग में कुछ आर्ग्यूमेंट करने के कुछ सेकंड बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं पर्सनली उसे पसंद नहीं करता। वह क्लीन है। खैर, एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में उसे क्लीन रहना होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सस्पिशियस है। हालांकि वह अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताता हूं कि जनरल ब्राउन कुछ मैसिव कर रहा है? अजय ने फर्स्ट क्लास जनरल डेविड से पूछा। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड सीधे बैठे थे। जैसे उन्होंने पूछा, कुछ जैसे पॉइजन बनाने जैसा कुछ, इस दुनिया में फैलाने के साथ, एंटीडोट के साथ दुनिया का राजा बनने के लिए, अजय ने कहा। बकवास, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई प्रूफ है? फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने गुस्सा होकर कहा। अजय ने एक रिकॉर्डिंग निकाली जो माइकल ने उसे दी। इसमें माइकल और नशे में डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन की बातचीत का रिकॉर्ड था। अजय ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। जल्द ही फर्स्ट क्लास जनरल डेविड का फेस गुस्से में लाल हो गया। वो कमीना, वो इस तरह की बात सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उन्होंने जनरल ब्राउन को गाली दी और अजय को देखा। तुमने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया? मैं कभी ऐसा नहीं करता। अगर उनके बेटे मेजर जनरल ने मेरी वाइफ का किडनैप नहीं किया होता, अजय ने कहा। विक्टर ने क्या किया? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे प्रेसिडेंट से बात करने की जरूरत है। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने प्रेसिडेंट का नंबर डायल किया। एक नींद की आवाज ने कॉल का जवाब दिया। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम फर्स्ट क्लास जनरल डेविड। डैम इट डेविड, अगर ये कुछ जरूरी नहीं है तो फोन रख दो। मिस्टर प्रेसिडेंट अभी भी सो रहे थे। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है मिस्टर प्रेसिडेंट।
फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने उन्हें सब कुछ बताया। आप फोर्स रेडी करें, सभी सस्पेक्ट्स का पता लगाएं और कल मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे, मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा। उनकी नींद खिड़की से दूर उड़ गई। वह इसे इंटरनेशनल इशू नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि फ्रांस पहले से ही इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि मेहता फैमिली मास्टरमाइंड में से एक थी। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने अजय को देखा और कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? हम तुम्हारी वाइफ को संभाल सकते हैं। अजय ने खड़े होकर कहा, डोंट वरी अंकल, मेरे पास एक बेटर प्लान है। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड भी खड़े हो गए और जल्दी कहा, मुझे बताओ। अजय पोलाइटली झुका और कहा, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। जैसा कि मैंने कहा, चिंता ना करें। फिर वह चला गया। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने सांस ली और कहा, मैं कैसे चिंता नहीं कर सकता? आइलैंड में मॉर्निंग में जनरल ब्राउन अपने बेटे को देखने के लिए आया था। वो एक बहुत ही बुरे मूड में था। 10 घंटे पहले उसे अभिनव मेहता का कॉल आया। उसने कहा कि ईशा अभी भी राजीव के साथ फ्रांस में थी। तो फिर विक्टर ने किसको किडनैप किया? और वह सच में उस औरत से शादी करने वाला था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस औरत ने विक्टर को बहकाया था। जनरल ब्राउन ने विक्टर का दरवाजा नॉक किया। पॉइजन इंजेक्ट होने के बाद अंजलि अच्छी तरह से सो नहीं सकी थी। जो कुछ भी उसने खाया उसने उल्टी कर दी। एंटीडोट ने दर्द कम किया, लेकिन इससे नुकसान कम नहीं हुआ। वह केवल ठंडा पानी पी सकती थी, ठंडा खाना खा सकती थी और वह बाथ टब में रह रही थी और वह ठंडे पानी में नहा रही थी। फिर भी ये उसके लिए काफी नहीं था। जब विक्टर कभी कभी ध्यान नहीं देता तो वह ठंडे पानी में जंप कर देती। फिर विक्टर उसे बेड पर ले जाता, फोर्सफुली उसे किस करता ताकि वह इस तरह के काम फिर से ना करे। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसका पूरा शरीर जल रहा था। अंजलि देख सकती थी कि विक्टर उसके बारे में परेशान था। जब उसने सोने की कोशिश की तो उसने उसके बालों को सहलाया। जब भी वह खाना खा रही थी तो वह उसके पास था। जब भी वह नहा रही थी तो वह करीब रहेगा और उसने उसकी फेवरेट 100 लीटर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ऑर्डर की। फिर भी वह उसे अपने दिल की गहराई से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। उसने अजय के हैंडसम फेस, कूल फेस, जेंटल फेस, वार्म फेस, वरीड फेस को हमेशा याद किया। अंजलि अजय की कोमल आवाज, उसका टच, उसकी स्मेल, उसकी वार्मनेस को मिस कर रही थी और वह सोचती रही कि शादी से पहले वह कब उसे बचाने आएगा। जितने ज्यादा दिन बीत रहे थे उतनी ही उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। अंजलि ने सुबह में खांसी की। वह एक ग्लास ठंडा पानी पीना चाहती थी। उसकी आवाज सुनकर विक्टर सोफे से उठ गया। पूरी रात अंजलि के चिल्लाने और खांसने के कारण भी वह सो नहीं सका था। उसने एक ग्लास पानी दिया और एयर कंडीशन का टेम्परेचर कम कर दिया। अंजलि ने पूरा ग्लास पानी पिया और आराम महसूस किया। जब वह लेटने ही वाली थी कि
उसने दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनी। विक्टर डर गया और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, जनरल ब्राउन ठंडे टेम्परेचर में कांपने लगा। वह हैरान था क्योंकि उसने अपने बेटे को देखा जो एक ओवरकोट पहने हुए था। आधी रात को तुमने क्या पहना है? जनरल ब्राउन ने गुस्से में पूछा। आप यहां आधी रात को क्यों आए हो? विक्टर ने पूछा। क्या तुम अपने डैड से इतनी दूर से आने के बाद ये पूछोगे? जनरल ब्राउन ने जोर से चिल्लाकर पूछा। विक्टर ने कहा कि अपनी आवाज कम करिए, लिटिल प्रिया सो रही है। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। क्या? कौन है लिटिल प्रिया? कितना गंदा नाम है। क्या वह उसका है? वो तुम्हारे रूम में है। मुझे पता था कि वो बेशरम है, इसलिए उसने सच में तुमको बहकाया था। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। आप यहां किस लिए आए हो? विक्टर की आवाज ठंडी हो गई। उसे वापस भेज दो या उसे मार दो। तुम उसे यहां क्यों रख रहे हो? तुम ईशा से शादी करने वाले हो, इस बेशरम औरत से नहीं। जनरल ब्राउन गुस्से में कांपने लगा। विक्टर ने कहने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं केवल एक कंडीशन पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए आपका ऑर्डर मानूंगा। मुझे उससे शादी करने दो। वही एक लड़की है जो मेरी लाइफ में हो सकती है। मैं आपको कोई बहाना नहीं दूंगा और मुझे नफरत है आपके ऑपरेशन RO से, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब आप मुझे उससे शादी करने देंगे। मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं चाहिए। जब जनरल ब्राउन ने ऑपरेशन के बारे में सुना तो उसका गुस्सा कम हो गया। जाने से पहले उन्होंने कहा, अपना वादा याद रखना। मैं याद रखूंगा। विक्टर रूम में चला गया। उसने अंजलि को देखा और देखा कि उसका नाइट गाउन उसके कंधे से गिर रहा है। विक्टर ने पास जाकर इसे ठीक किया। सोफे पर सोने से पहले उसने उसके बालों को सहलाया। विक्टर सो नहीं सका। वह उसकी चीखें सुन सकता था। दर्द में उसका दिल टूट गया था। बस कुछ ही घंटों का इंतजार करो लिटिल प्रिया। हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे इतना सेल्फिश होने के लिए माफ कर देना। प्लीज मुझे माफ कर देना। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्टर ने अंजलि को उसकी हल्की नींद से जगा दिया। उसने आंखें खोली। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। उसके होंठ सूखे थे और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। कोई भी जो उसे देखता है वह घबरा जाता है, जैसे कि उन्होंने एक ह्यूमन घोस्ट को देखा हो। ये एक रीजन था कि विक्टर कभी भी उसे ठीक से ना देखने की कोशिश करता था। उसके चेहरे को देखकर उसके दिल में दर्द होता था। अंजलि ने खुद को फ्रेश किया। उसे लगा कि उसे जल्द ही एक एंटीडोट की जरूरत थी। हालांकि हमेशा की तरह उसने इसके लिए नहीं पूछा। उसने जबरदस्ती खाना खाया, नहीं तो वो उसे किस करेगा। अपने गीले मुंह को पोंछते हुए वह विक्टर के पीछे कमरे में आ गई। विक्टर ने एक्साइटेड होकर उसे एक बड़ा सा पैकेज दिया। अंजलि को पहले से ही पता था कि वो क्या है। उसने उसे देखा तक भी नहीं और बस उसे पास में रख दिया। विक्टर उसे नजरअंदाज करते हुए देखकर हर्ट हुआ।
फिर भी वह मुस्कुराया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। उसने पैकेज को खोला और एक खूबसूरत सफेद गाउन निकाला। ये एक सफेद बॉल गाउन ऑफ द शोल्डर वेडिंग ड्रेस थी। अंजलि की उम्र की कोई भी लड़की शादी में से पहनने का सपना देखती है। इसके साथ एक हेड पीस था। लेडीज के लिए एलॉय कोम्स और वेनिस के मोती के साथ हैरेट था और एक लंबा वेल। विक्टर ने जूते का एक बॉक्स निकाला। यह औरतों के लेदर वाले स्टेलेटो हील शूज थे। उसने कुछ मेकअप किट भी निकाले। वह बहुत अच्छी तरह से तैयार था और किसी को बताए बिना उसने एक गुड़िया पर मेकअप लगाने के साथ साथ बालों को स्टाइल करने की भी प्रैक्टिस की थी। बस अब लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई थी तो सब कुछ सही था। अफसोस की बात है कि दुल्हन खुद कुछ भी नहीं पहनना चाहती थी। जब विक्टर ने अंजलि को छेड़ा कि वो उसे पहनने में मदद करेगा तो अंजलि के अंदर वॉशरूम में खुद गाउन पहनने के लिए एनर्जी आई। जब वह वॉशरूम से वापस आई तो विक्टर की नजर उस पर टिक गई। ड्रेस को पूरी तरह से मेजर किया गया था। हालांकि क्योंकि अंजलि पिछले कुछ दिनों में पतली हो गई थी इसलिए ड्रेस उसके ऊपर लूज लग रही थी। विक्टर ने ध्यान से उसे कुर्सी पर बैठाया और उसके बालों को स्टाइल करने लगा। उसके बाद उसने उसका मेकअप किया। आखिर में उसने हेड पीस और वेल पहनने में उसकी हेल्प की। अपने काम से सेटिस्फाइड होकर विक्टर ने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अंजलि ने कुछ नहीं कहा और कुर्सी पर बैठ गई। उसके अंदर जलता हुआ दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने बहुत सारा ठंडा पानी पिया। विक्टर बता सकता था कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। हालांकि उसके पास कोई भी एंटीडोट नहीं बचा था। वह अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, फिर भी डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन का कोई पता नहीं था। विक्टर ने धीरे से कहा, थोड़ी देर पेशेंस रखो, डॉक्टर विल्सन एंटीडोट लेकर आ जाएगी। अंजलि को उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह चुप रही और दर्द को सहने की कोशिश की। विक्टर तैयार हो गया और लिटिल प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया। वह नहीं चाहता था कि वह अब दर्द से और स्ट्रगल करे। विक्टर उसे बाहर लाया और उसे फ्लावर गार्डन में ले गया। दरअसल शादी नहीं होने वाली थी, ये एक सिंपल रजिस्ट्री थी। हालांकि अंजलि की किडनैपिंग ने प्लान को बदल दिया था। विक्टर अपनी शादी में और भी ज्यादा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने फ्लावर गार्डन को डेकोरेट करने का ऑर्डर दिया। वह यहां एक प्रीस्ट को लाने का रिस्क नहीं उठा सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अंजलि को किडनैप किया गया था और वो उससे शादी करने से इनकार कर देगी। गार्डन को फूलों और सफेद लेस से सजाया गया था। कुछ कुर्सियां और एक टी टेबल थी। आसमान साफ था। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे वह भी खुश हो। समुद्र शांत था। हवा धीरे बह रही थी। फूलों की महक हर जगह फैल गई। कुल मिलाकर यह शादी के लिए एक बहुत अच्छा दिन था। मौसम को देखकर विक्टर का दिमाग साफ हो गया और उसका दिल खुश हो गया, क्योंकि उसने लिटिल प्रिया को उठाया हुआ था। एक वकील, जनरल मार्क ब्राउन और मेजर माइक वहां प्रेजेंट थे। वकील के पास एक प्रोफेशनल स्माइल थी, जबकि जनरल मार्क ब्राउन दुखी थे और उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी।
और माइक ने एक वरीड एक्सप्रेशन दिया। इसलिए केवल विक्टर ब्राउन इस ओकेजन पर खुश था, बाकी या तो उदास थे या अनकंफर्टेबल थे। विक्टर ने अंजलि को नीचे रखा और उसे एक कुर्सी पर बैठाया। विक्टर ब्राउन ने अंजलि के पास बैठकर अपने पिता को उससे मिलवाया। मजेदार बात यह थी कि ना तो अंजलि और ना ही जनरल ने एक दूसरे को देखा या ग्रीट किया। विक्टर ब्राउन ने चिल्लाकर वकील से रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कहा। सब कुछ तैयार था। वकील ने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया और कंटेंट को जोर से पढ़कर सुनाया। विक्टर ने सिर हिलाया क्योंकि सब कुछ ठीक था और पेपर्स पर सिग्नेचर किया। उसी समय अंजलि का शरीर जलने लगा। उसे लगा जैसे वह हेलिश फायर में जल रही है। उसने दर्द को जितना पॉसिबल था उतना सहन करने की कोशिश की, हालांकि वह अपनी लिमिट पर थी। अंजलि सुन नहीं सकी कि उसके आसपास के लोग क्या कह रहे थे। जल्द ही वो भूल गई कि वो कहां है और किस पर्पस से वो वहां थी। उसकी केवल एक ही इच्छा थी और वो थी समुद्र में कूदना और उस दर्द को कम करना जिसे वो सहन कर रही थी। लेकिन जितना अधिक टेम्परेचर उसकी बॉडी में बढ़ा, उतना ही उसकी स्किन का टेम्परेचर कम होता गया। नतीजन उसे अपने दर्द को कम करने के लिए, उसकी स्किन के टेम्परेचर को कम करने के लिए उसे ठंडा पानी या कुछ ठंडा चाहिए था। विक्टर ने रजिस्ट्री पेपर्स पर सिग्नेचर किए और उन्हें अंजलि के पास भेज दिया। पास में कोई मूवमेंट नहीं होते देख उसने अपनी दुल्हन को देखा। उस टाइम अंजलि की आंखें लाल थीं और वह लालच से समुद्र को देख रही थी। विक्टर समझ गया कि वह अपनी लिमिट से बाहर हो गई। उसने इम्पेशेंटली अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ये पागल औरत लेट क्यों हो गई है? वह डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन पर नाराज था। उसने पहले कभी भी औरतों पर भरोसा नहीं किया था। अगर वह जानता था कि RO कैसे काम करता है तो वह डॉक्टर को अंजलि को इंजेक्शन लगाने की परमिशन ही नहीं देता। विक्टर ने लिटिल प्रिया को देखा और धीरे से कहा, लिटिल प्रिया, पेपर्स पर सिग्नेचर करो। विक्टर ने लिटिल प्रिया को देखा और धीरे से कहा, लिटिल प्रिया, पेपर्स पर सिग्नेचर करो। अंजलि वह नहीं सुन रही थी जो उसने अभी कहा था। वह शांत समुद्र को देख रही थी। ये बिल्कुल साफ था। ये तूफान से पहले के शांत की तरह था। अंजलि ने नीले सागर में कुछ काला देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तेज आंखें देख सकती थीं कि काली चीज बड़ी होने लगी थी और ये एक स्पीड बोट निकली। उस पर काले कपड़े में कुछ आदमी सवार थे। वह कई ऐसे काले बिंदुओं को देख सकती थी। उन्होंने लगभग पूरा सागर भर दिया था। अंजलि उस समय हैरानी में थी। विक्टर ने उसकी काली आंखों के सामने अपने हाथों को लहराया और वह फिर से रियलिटी में वापस आ गई। विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहां है? पहले पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो। वह इम्पेशेंट हो रहा था और इसकी वजह से वह ब्लश करने लगा। अंजलि के दिमाग ने अच्छी तरह से काम करना बंद कर दिया
क्योंकि उसकी बॉडी को जलता हुआ दर्द हो रहा था। जब से उसे ड्रग दिया गया था, उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया और उसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही थी। उसने कुछ देर पलक झपकाई और फिर पेपर्स को देखा। विक्टर ने पहले ही उसे एक पेन दिया। अंजलि ने पेपर्स को देखा और सोचा, ये क्या है? मैं इसके साथ क्या करूं? ओह, मुझे याद आया, मैं शादी कर रही हूं। मैं किससे शादी करने जा रही हूं? उसने अपने पास में हैंडसम आदमी को देखा। उस समय उसके शरीर के अंदर कुछ टूट गया और अंजलि ने खुद को गले लगा लिया। उसने लोगों के सामने अपनी दर्दनाक चीख को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। जब वह अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकी तो उसने अपने निचले होठ को हार्ड बाइट कर लिया। खून नीचे गिरने के बाद भी उसने काटना बंद नहीं किया। विक्टर घबरा गया और उसे एक गिलास पानी दिया। पानी का ग्लास उसके लिए इनफ ठंडा नहीं था। वह पानी पीने लगी। दूसरे 3 आदमी हैरान थे। वे अचानक से हो रही चीजों से काफी हैरान थे। उन्हें पता था कि एक दुल्हन को किडनैप किया है, लेकिन एक बीमार को नहीं। जनरल ब्राउन इसे अब और नहीं देख सकता है और चिल्लाकर कहता है, विक्टर, क्या तुम सच में इस बीमार लड़की से शादी करना चाहते हो? मेरी वजह से वो इस हालत में है। विक्टर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे क्या हुआ है? माइक बहुत चिंता में था। उसने अक्सर विक्टर के रूम में जोर से रोने की आवाज सुनी थी। उसने सोचा कि शायद वह विक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि ये इतना भयानक था। विक्टर ने अपनी दुल्हन को हक किया और उसकी दुल्हन उसकी बाहों में रोने लगी। विक्टर ने माइक को देखा और कहा, अपनी डॉक्टर को कॉल करो और देखो कि वह इतनी देर क्यों कर रही है, लेकिन इससे पहले 1 लीटर ठंडा पानी ले आओ। माइक ने सिर हिलाया और पैलेस में भाग गया। अचानक वह अपनी जगह पर रुक गया। किसी ने उस पर राइफल से पॉइंट आउट किया। माइक ने देखा कि वह सिर्फ एक ही नहीं था, बल्कि वहां और भी 4 थे। 4 10 हो गए और जल्द ही ये बहुत सारे हो गए। अंजलि चीख कर कह रही थी, मुझे जाने दो, मैं जल रही हूं, मुझे दर्द हो रहा है। विक्टर ने उसे पास लाकर अपने दिल के पास हक किया और धीरे से कह रहा था, जल्द ही मैं तुमको एंटीडोट देता हूं, तुम ठीक हो जाओगी। जनरल मार्क ब्राउन अपने सामने ये सब देखकर बहुत नफरत महसूस कर रहा था। उसे जाने दो। विक्टर के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। विक्टर, जनरल ब्राउन और वकील सरप्राइज थे। वे आदमी की तरफ देखने लगे जिसने उन्हें ऑर्डर देने की हिम्मत की, और वह अपनी जगह पर जम गए। इन्फ्लुएंशियल दुनिया में कौन ऐसा था जो दुनिया के बिस एम्पायर के सम्राट अजय जिंदल को नहीं जानता था? इतना ही नहीं, वे प्रोफेशनल किलर की एक आर्मी से घिरे थे। विक्टर खड़ा हो गया। अंजलि अभी भी उसकी बाहों में थी। उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज नाराजगी से भरी थी। मैं अपनी वाइफ को वापस ले जाने के लिए यहां आया हूं।
अजय की आवाज कभी भी इतनी रूड नहीं थी। आह! अंजलि ने दर्द की वजह से अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया। उसके आसपास क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अजय ने अपनी वाइफ को देखा। 6 दिन। उसे ढूंढने में अजय को 6 दिन लग गए। उसने देखा और उसकी आंखें लाल थीं। वो बहुत छोटी हो गई थी। अजय को दिल में दर्द हुआ। वह खुद को देर करने के लिए माफ नहीं कर सका, लेकिन ये खुद को ब्लेम करने या अफसोस करने का टाइम नहीं था। ये बदला लेने का टाइम था। जनरल ब्राउन ने अपना मुंह खोला। विक्टर, अजय जिंदल ये क्या कह रहा है? क्या तुमने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है? क्या तुम जानते थे कि वो किसी और की वाइफ थी? ये जानते हुए भी तुम उसके साथ एक रूम में सोते थे? वह चिल्लाया। वह गुस्से में मरना चाहता था। उसके इस स्टूपिड बेटे को उसकी मां के जीन्स मिले हैं। जब विक्टर ने जवाब नहीं दिया तो जनरल ब्राउन को उन सब का जवाब मिल गया जो वो जानना चाहता था। वह चिल्लाते हुए बोला, उसे वापस दे दो। जब विक्टर बिल्कुल भी नहीं हिला, जनरल ब्राउन ने अपनी पिस्तौल निकाली और तुरंत उसे गोली मार दी गई। उसे एक ट्रैंक्विलाइजर गन से शॉट किया गया था। विक्टर हैरान था जब उसने अपने आसपास के लोगों को गन पकड़े देखा था। उनके पास ट्रैंक्विलाइजर गन्स थीं। अजय का प्लान उन्हें बेहोश करके और फिर उन्हें गवर्नमेंट को हैंडओवर करने का था। इसलिए उसने ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया। ये हार्मलेस थी, फिर भी इफेक्टिव थी। विक्टर के पास पिस्तौल थी, लेकिन इन लोगों को देखकर अगर वह ट्राई भी करता तो भी वो जीत नहीं सकता था। अगर उसने एक भी गलत मूव लिया तो उसे एक ट्रैंक्विलाइजर के साथ गोली मार दी जाएगी। अजय ने पास आकर उस लड़की को विक्टर की बाहों से छीन लिया। विक्टर अभी भी उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और वह दर्द में रोने लगा। अजय की बर्फीली आंखों में नफरत छिपी थी। उसने विक्टर के सिर पर अपनी बंदूक तान दी और कहा, मुझे मेरी वाइफ के किडनैपर को कुछ भी करने की स्पेशल परमिशन है। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। विक्टर की आंखों ने भी फिर से एक फैसला लिया। वह अपनी आंखों के सामने अपनी लिटिल प्रिया को कभी जाने नहीं देना चाहता है। उसने खुद से एक प्रॉमिस किया, तुम इसे मेरे मरने के बाद ही ले जा सकते हो। विक्टर ने गुस्से में कहा। अजय ने कहा, ठीक है, तुमने खुद ये मांगा था। उसने अपनी रिवॉल्वर के सेफ्टी कैच को बंद कर दिया। वह रियल गन थी, लेकिन विक्टर की आंखें अभी भी पत्थर की तरह थी। उसने उसे जाने नहीं दिया। अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया, उसे मत मारो, उसने मेरी जान बचाई है, उसने मुझे एक एंटीडोट दिया है। अंजलि ने एक फटी हुई आवाज में कहा। तब उसका चेहरा फिर से दर्द में बदल गया। विक्टर की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि लिटिल प्रिया ने उसे बचाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। ओ लिटिल प्रिया। अनजाने में उसके हाथ की ग्रिप अंजलि के हाथ से लूज होने लगी। इससे पहले कि अजय कुछ भी कर सकता, विक्टर को एक ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी गई और वह नीचे गिर गया। सीधा पॉइंट पर। शादी को क्रैश करना बहुत अच्छा लगता है। अजय के पीछे से एक हंसमुख आवाज आई।
आह, सीधा पॉइंट पर। शादी को क्रैश करना बहुत अच्छा लगता है। अजय के पीछे से एक हंसमुख आवाज आई। हालांकि अजय को किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह उस लड़की को अपनी बाहों में देख रहा था जिसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। आह, ठंडा पानी, मुझे चाहिए ठंडा पानी। अंजलि चिल्लाई और उसने अजय की गर्म बॉडी से दूर जाने की कोशिश की। अजय उसे पैलेस के अंदर ले गया। वह उसे सीधे पास के रूम में ले गया। उसने देखा कि यह एक ड्राइंग रूम था। अजय उसे दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन वह उसे दर्द में नहीं देख सकता था। उसने उसे ठंडी जमीन पर डाल दिया। अंजलि को थोड़ा आराम मिला। ठंडा पानी लाओ, अजय ने ऑर्डर दिया। उसने दूसरों की ओर नहीं देखा। उसका अटेंशन सिर्फ अंजलि पर था जो दर्द में थी। राजीव को अपनी प्यारी भाभी को दर्द में देखकर दर्द होने लगा। उसने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि फ्रिज में कुछ बोतलें होनी चाहिए, उन्हें यहां ले आओ। जल्दी ही वे बोतलों के साथ पहुंचे और सरप्राइजिंगली आइसक्रीम भी ले आए। राजीव ने अपने आदमियों को एक हैरान नजर से देखा। उनमें से एक आदमी ने कहा, वहां बहुत सा ठंडा पानी और आइसक्रीम है। शेफ ने कहा कि ये मैडम के लिए था। अजय गुस्से में था। उसने अपने मन में सोचा, वो सही थी। उसने सच में उसकी केयर की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसकी वजह से दर्द में नहीं थी। अजय ने एक ग्लास ठंडा पानी डाला और अंजलि को खिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ठंडे पानी का स्वाद चखा, उसने ग्लास पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में पूरा ग्लास पानी पी लिया। अजय ने राजीव को देखा और पूछा, क्या यहां कोई ठंडा रूम है? एक आदमी ने कहा, एयर कंडीशन के साथ एक बेडरूम है। रूम ठंड से फ्रीज हो रहा था। ये मेजर जनरल विक्टर ब्राउन का रूम है। ये कहने से पहले आदमी हिचकिचाया। हमें वहां मैडम का कुछ सामान मिला है। अजय का चेहरा पहले से ही गंभीर था। उसने जनरल ब्राउन को यह कहते हुए याद किया कि अंजलि उसके रूम में सो रही थी। अजय का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उसे विक्टर के रूम में ले जाए, लेकिन ये अंजलि के फर्श पर लुढ़कने से बेहतर था, जैसे वो अभी भी कर रही थी। वह उसे बेडरूम में ले गया और जैसा कि आदमी ने कहा कि ये रूम ठंडा था। अजय ने उसे ठंडे बिस्तर पर नीचे रखा और आसपास देखा। उसकी आंखें तब रिलैक्स हो गईं जब उसने सोफे पर एक रजाई और एक तकिया देखा। आखिर वह उसके साथ नहीं सोया। अजय ये मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने रियलाइज किया कि इस आदमी विक्टर की बहुत केयर की, लेकिन उसने ही उसे इस तरह का दर्द दिया है कि अजय उसे दिल से नफरत करता है। इस बीच कुछ हेलीकॉप्टर और एक बड़े जहाज आए। ये यूएस आर्मी थी। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने राजीव को ग्रीट किया और वे बेहोश लोगों को अपने साथ ले गए। महल में रहने वाले हर आदमी को ले जाया गया। यूएस आर्मी ने ब्राउन मेंशन को विजिट भी किया था, लेकिन किसी कारण से पूरी हवेली जल रही थी। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड इस समय सच में पागल हो गया था। उसके सारे एविडेंस चले गए थे, एक डार्क चेहरे के साथ। वह जनरल विक्टर और दूसरों को आइलैंड से लेने के लिए आया था। राजीव ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड को पता चला कि ये फ्रांस में जनरल ब्राउन और मेहता फैमिली के अभिनव मेहता के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। उनके ऑपरेशन
RO को डिटेल्स में लिखा गया था और इसमें उन लोगों के भी नाम शामिल थे जो रिसर्चर्स और गार्ड से जुड़े थे। सब कुछ डिटेल्स में लिखा गया था। फर्स्ट क्लास जनरल डेविड ने राजीव को थैंक्स कहा और कहा कि अगली बार अपने दम पर काम मत करना। उसे अच्छे से आइडिया हो गया था कि पूरे ब्राउन मेंशन को किसने जलाया था। राजीव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसे यूएस गवर्नमेंट को इस RO के बारे में बताने की कोई इच्छा नहीं थी। लोग अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही आर्मी चली गई, एक जेट प्लेन आया और आइलैंड पर उतरा। ये अजय का जेट प्लेन था। राजीव अंजलि की कंडीशन के बारे में बताने के लिए जल्दी से विशाल के पास गया। हालांकि जो प्लेन से बाहर आया था वो दादाजी मल्होत्रा थे। राजीव हैरान था। दादाजी, आप यहां कैसे? उसने पूछा। दादाजी ने कम शब्दों में जवाब दिया, बिजी। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे उस लड़की के पास ले चलो। राजीव उन्हें विक्टर के बेडरूम में ले गया। दोनों ठंडे रूम में जाकर सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने देखा कि अंजलि बिस्तर पर लुढ़क रही थी और अजय उसे हेल्पलेसली देख रहा था। दादाजी उसके पास आए और पल्स चेक करने के लिए उसके हाथ को टच किया। अजय ने उन्हें देखा और पूछा, उसकी कंडीशन कैसी है? उन्होंने अपना वरीड फेस नहीं दिखाया, लेकिन उनकी आंखें झूठ नहीं बोल सकी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और एक बड़ा इंजेक्शन निकाला। उन्होंने एंटीसेप्टिक लोशन के साथ उसकी कलाई को साफ किया और एंटीडोट को। फिर उन्होंने कहा, इसे वॉशरूम में ले जाओ। जिस टाइम उन्होंने कहा था कि अंजलि बिस्तर पर बैठ गई थी और उल्टी करना चाहती थी, अजय ने जल्दी से उसे उठाया और बाथरूम की ओर चला गया। 30 मिनट बाद अंजलि ने सब कुछ ड्रेन कर दिया। अजय ने उसके मुंह को साफ किया और एक नर्म तौलिए के साथ इसे वाइप किया। बाद में उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया, जो गहरी नींद में थी, और वो नेक्स्ट रूम में जा रहा था। वहां राजीव और दादाजी आइसक्रीम खा रहे थे। बड़े भाई, ये आपके लिए। राजीव ने अजय को एक कप आइसक्रीम दी। अजय ने इसे बिना किसी ऑब्जेक्शन के लिया और अपने छोटे भाई के पास बैठ गया। उसने दादाजी को देखा और पूछा, क्या वो अब ठीक होगी? दादाजी ने अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया और कहा, वो ठीक हो जाएगी। उसके पेट में अभी भी कुछ जहर बचा है, लेकिन ये उसके यूरिन के थ्रू 10 घंटों के अंदर बाहर आ जाएगा। वो आगे बोलने से पहले रुक गए। लेकिन इससे पहले कि आप लोग फ्रांस में जाते हैं, मैं चाहता हूं तुम दोनों को थोड़ा सोना चाहिए, स्पेशली तुम अजय बेटा। दादाजी ने आहें भरते हुए कहा, अगर मैं नहीं होता तो तुम बच्चों को इतना सफर नहीं करना पड़ता। तुम कहानी सुनो, जुबानी सुनो।